हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सनी। आज हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले टॉपिक हम पढ़ रहे थे खरपतवार। आज हम खरपतवार का नेक्स्ट पार्ट आपके बीच में लेके आए, खरपतवार का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हमारा खरपतवार पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 2 कक्षा में हम खरपतवार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और ये हमारा खरपतवार का नेक्स्ट पार्ट है, अर्थात नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखते हैं खरपतवार में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो भी हम खरपतवार से जो भी पढ़ेंगे, शायद वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पूछेगा 100% एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट आउट करेगा। तो ये जितनी भी है, अर्थात जितनी भी स्लाइडें हैं, मैं आपको जितनी भी स्लाइडें पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में आप जरा अच्छे तरीके से इनको लिख लें या इनके नोट थोड़े अलग बना लें। उन जो नोट्स पहले बना चुके हैं आप उन नोट्स से थोड़े डिफरेंट नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवारों की नियंत्रण की विधि, अर्थात खरपतवारों को कंट्रोल किस प्रकार किया जाए, अर्थात खरपतवारों को किन किन विधियों के द्वारा रोका जा सकता है जिससे किसान को कम हानि हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। तो खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां उपयोग में लेते हैं। पहली है भौतिक व यांत्रिक विधि। भौतिक व यांत्रिक विधि पहली विधि है, भौतिक व यांत्रिक विधि। पहली विधि के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक व यांत्रिक विधि। दूसरी विधि है रासायनिक विधि, अर्थात केमिकलों के द्वारा भी हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी विधि है जैविक विधि। जैविक कारकों का उपयोग करके भी खरपतवारों को रोका जा सकता है, अर्थात खरपतवारों को न की हद तक रोका जा सकता है। खरपतवारों की नियंत्रण की पहली विधि है भौतिक व यांत्रिक विधि। भौतिक व यांत्रिक विधि अर्थात भौतिक व यांत्रिक विधि में क्या क्या किया जाता है। जो कार्य किसान फिजिकल रूप से कर सकता है, अर्थात जो कार्य किसान फिजिकल रूप से कर सकता है, जैसे खरपतवारों को उखाड़ना, खरपतवारों को जलाना, भूमि में पानी भर देना, ऐसे कार्य किसान अब तक स्वतः बेस पर कर सकता है, अर्थात अपने बेस पर कर सकता है, न तो उसमें कोई हमारी आय लगती है। वो कार्य किसान स्वतः ही कर सकता है। तो वो पहली विधि है हमारी भौतिक व यांत्रिक विधि। भौतिक व यांत्रिक विधि, इसके अंदर किसान बिना किसी आय का उपयोग किए, अर्थात किसी पैसे का खर्च किए बिना ही खरपतवारों का नियंत्रण करता है। तो वो विधि है भौतिक व यांत्रिक विधि, अर्थात वो अपने मानवीय कारकों का उपयोग करके ही खरपतवारों को नष्ट करता है। पहला है भौतिक व यांत्रिक विधि में हम पढ़ने वाले हैं हाथ से खरपतवारों को उखाड़कर, हाथों द्वारा, जिस प्रकार इस इमेज में दिखा रखा है कि एक किसान है वो हाथों द्वारा खरपतवारों को उखाड़ रहा है। इस प्रकार खरपतवारों को उखाड़कर भी खरपतवारों की संख्या कम की जा सकती है, अर्थात खरपतवारों से होने वाली हानि को भी रोका जा सकता है। तो भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण में पहली है हाथों से उखाड़कर खरपतवारों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट में निराई गुड़ाई करके, अर्थात मशीनों द्वारा निराई गुड़ाई करके भी खरपतवारों को कम किया जा सकता है। मशीनों के द्वारा निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को कम किया जा सकता है। पहला तो हाथों द्वारा उखाड़ के भी खरपतवारों को कम कर सकते हैं, दूसरा है निराई गुड़ाई करके भी खरपतवारों को कम किया जा सकता है। चौथा है जुताई व खुदाई करके, अर्थात खेत की जुताई करके, खेत की खुदाई करके, मिट्टी को उल्ट पुल्ट करके, अर्थात खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। और खरपतवार में पानी भरकर भी, अर्थात जितने भी खरपतवार है उनमें पानी भरकर भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो खरपतवार में हमने पानी भर दिया, ये कोई खेत फील्ड है हमारा, इसमें हमने मान लो खरपतवार उगे हुए हैं हमारे, ये हमारी खरपतवार है और इनके ऊपर हम पानी भर दिया, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण इनको पूर्णतः नहीं मिल सकेगी, अर्थात इनमें मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं हो सकेगी और इनमें जो भी प्रकाश रेशन की क्रिया है वो क्रिया नहीं हो सकेगी। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो इनकी वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि व बीजोत्पादन वृद्धि दोनों रुक जाएगी। रुकने के कारण पौधा सूख जाएगा। अगर पौधा पूर्णतः जमीन पर खड़ा नहीं रहेगा, अर्थात गिरकर टूट जाएगा, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ न होने के कारण पौधा मृत हो जाएगा और पौधा सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाएगा और तो इससे आगे खरपतवार नहीं बढ़ेगा और खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यांत्रिक विधि में हमने पढ़ चुके हैं। पहला हाथों द्वारा उखाड़ना, दूसरा निराई गुड़ाई करके भी हम खरपतवारों को उखाड़ सकते हैं, तीसरा जुताई करके, चौथा पानी भरकर, और एक है खरपतवार, जैसे मान लो कोई फील्ड में खरपतवार बहुत अधिक संख्या में है तो उस संख्या में खरपतवारों को जलाकर भी हम खरपतवारों को निपटारण कर सकते हैं, काफी हद तक खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसी के अंदर कंटिन्यू, हमने पढ़ चुके हैं यांत्रिक विधियों का हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं एक खरपतवारों को कंट्रोल करने का एक मेथड है मृदा सोरीकरण, सोइल सोल्यूशन, मृदा सोरीकरण। तो मृदा सोरीकरण एक अच्छा टॉपिक मान लो, चाहिए अच्छा क्वेश्चन मान लो, इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक तो पूछ लेता है कि मृदा सोरीकरण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि डेफिनेशन देके पूछ सकता है। और इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का
रहता है, टेम्परेचर का इशू रहता है, क्योंकि इसमें कई बार टेम्परेचर भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं मर्दा सौरीकरण। पहले देखते हैं मर्दा सौरीकरण। गर्मियों में नम मर्दा को, अर्थात गर्मियों में जो नम मर्दा होती है, नम मर्दा को जो मर्दा जिसमें सिंचाई पहले से की हो, अर्थात या पहले से वर्षा हुई हो या पहले से सिंचाई की हो, तो वो नम मर्दा में पारदर्शी प्लास्टिक की सीट, अर्थात जिस सीट के आर पार देखा जा सके, पारदर्शी सीट से ढक देते हैं। हमारी उस नम मर्दा को पारदर्शी सीट से ढक देते हैं, जिससे मर्दा का तापमान 8 से 10 डिग्री, 8 से 10 डिग्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो पूछता है कि अगर खेत में किसी फील्ड में मर्दा सौरीकरण की क्रिया की जाए, मर्दा सौरीकरण की क्रिया की जाए, उस उपरांत फील्ड का टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ जाता है, तो 8 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार बहुत सी एग्रीकल्चर फील्ड की जितनी भी भर्तियां हैं, अधिकतर भर्तियों में क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती में पूछा गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अपनी बुक के हाशिए पर जरूर लिख ले, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सेंटीग्रेड बढ़ जाता है जिससे खरपतवार व फसल रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मान लो कोई फील्ड है, उसके ऊपर हम पारदर्शी एक पेपर से उसे ढक दिया, सूर्य का प्रकाश आएगा, वापस तो जा नहीं सकेगा। अगर सूर्य का प्रकाश जैसे मान लो भूमि है, भूमि पर ही बना रहेगा, तो उस भूमि का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जहां वो खरपतवार हैं, अर्थात उनको उनके प्रति अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। अर्थात उनको मान लो टेम्परेचर चाहिए उनको 4 से 6 सेंटीग्रेड, हमारा टेम्परेचर हो सका पहले 8 से 10 सेंटीग्रेड, तो वो अधिक हो गया। वो उस टेम्परेचर को, वो खरपतवार उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकेंगे। जब उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकेंगे तो वो खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मर्दा सौरीकरण के समय मर्दा का टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ जाता है, तो मर्दा का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और इसी में देखते हैं पलवार की क्रिया तो की जाती है मर्दा की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। पलवार की क्रिया की जाती है मर्दा की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के। मर्दा को अजीवित पदार्थ जैसे भूसा, प्लास्टिक, सूखी घास पत्तियां, अजीवित पदार्थ जैसे भूसा, प्लास्टिक, सूखी घास पत्तियों द्वारा दबा दिया जाता है। अर्थात जैसे मान लो मर्दा ने हमने सिंचाई की है या वर्षा की है, अगर उसकी मर्दा में नमी की हानि को बचाने के लिए उसे अजीवित पदार्थों से ढक देते हैं। स्टॉल सीड बेड टेक्नोलॉजी, अर्थात स्टॉल सीड बेड एक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। स्टॉल सीड बेड टेक्नोलॉजी किसके अंदर अपनाई जाती है, तो वो पलवार के अंदर बताई जाती है। स्टॉल सीड बेड टेक्नोलॉजी खेत में फसल बुआई करने से पूर्व सिंचाई करते हैं, अर्थात पहले फसल में बुआई करते हैं, पहले फसल में सिंचाई करते हैं, फिर उसे ढक देते हैं, उसके बाद में फसल में क्या करते हैं, बुआई करते हैं, जिससे खरपतवार उग जाते हैं। अर्थात पहला तो ये है कि पलवार की जाती है मर्दा की नमी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा ये है पलवार की क्रिया मान लो पहले फसल में करते हैं सिंचाई करने के बाद फसल को अजीवित पदार्थों जैसे भूसा मान लो, घास पत्तियां मान लो, उससे फसल को ढक दिया जाता है, जिससे खरपतवार पनपते हैं। जब खरपतवार पनप जाते हैं तो उन खरपतवार को उखाड़कर या किसी विधि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये एक पलवार की क्रिया खरपतवारों को नष्ट करने की भी क्रिया में अपनाई जाती है। उन्हें जुताई करके नष्ट कर देते हैं, स्टेड सीड बेड तकनीक कहलाती है। स्टेड सीड बेड तकनीक किसे कहते हैं, स्टेड सीड बेड टेक्निक वो होती है कि पहले फसल को अजीवित पदार्थों से ढक दिया जाता है, पहले सिंचाई की जाती है, उसके बाद में वो भूमि को अजीवित पदार्थों से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसमें जो खरपतवार अगते हैं उन्हें किसी विधि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यह क्रिया ही स्टेड सीड बेड कहलाती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो पहला ये क्वेश्चन कि आपसे ये टेम्परेचर पूछ सकता है, आप इसे भी नोट आउट कर ले। और ये स्टेड सीड टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको पूछे तो पूछ सकता है। अब हम देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं। हमने मृदा सौरीकरण व पलवार के बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ रहे थे यांत्रिक विधि के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं जैविक खरपतवार। हम पढ़ रहे हैं जैविक खरपतवार नियंत्रण अर्थात बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। बायोलॉजिकल जैविक कारकों के द्वारा भी वीड कंट्रोल किया जाता है। जैविक कारकों द्वारा भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिसमें पहला है जैव कारक बायो एजेंट प्राकृतिक जीवित कारकों का इस्तेमाल करना, जैसे कीट व कशेरुकी प्रणाली। प्राकृतिक जीवित कीटों का इस्तेमाल करके, अर्थात ऐसे कीट जो खरपतवारों के हानिकारक रोग कारकों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिन्हें किसान के मित्र कीट कहते हैं, वो बायो एजेंट के रूप में काम करते हैं।
सर्वप्रथम इसके अंदर बहुत से अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं, अर्थात ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए वो बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं आपको 100% श्योर हूं कि यहाँ से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन करेगा पुट आउट खरपतवार, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुट आउट करेगा, चाहे वो कौन सी भी भर्ती हो, एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सी भर्ती हो। एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आरएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, खरपतवार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि उसने आरएस में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हमारी तो खुद की भर्ती, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट आउट करेगा हमसे। तो पहला है इसके अंदर ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से नोट आउट कर लें और अच्छी तरीके से लिख लें, ताकि आपको आपकी सफलता में कुछ कामयाबी मिल सके। शायद यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आप सफल हो जाओ, क्या पता। पहले देखो, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण लेंटाना कैमरा, अर्थात लेंटाना कैमरा एक खरपतवार का 1902 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 1921 में क्रोसीडोसामा लेंटाना कीट, अर्थात इसका मित्र कीट है ये है लेंटाना कैमरा का मित्र कीट, अर्थात कीट को लेंटाना कैमरा नामक खरपतवार के नियंत्रण हेतु मेक्सिको देश से आयात किया गया। मेक्सिको देश से आयात किया गया लेंटाना कैमरा का मित्र कीट, अर्थात लेंटाना कैमरा को खत्म करने वाला कीट क्रेसिडोसामा। इसे आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। भारत में सर्वप्रथम 1921 में लेंटाना कैमरा का एक जैविक अर्थात बायो एजेंट है क्रोसिडोसाना लेंटाना कीट को लेंटाना कैमरा नामक खरपतवार को नियंत्रण हेतु मेक्सिको देश से आयात किया गया। ये तो हो गया लेंटाना कैमरा के लिए, गाजर घास के लिए। अब देखते हैं मोथा के लिए। मोथा के लिए भी ऐसा कीट है, बायो एजेंट है वेक्टर वेरुटेना, अर्थात ऐसा एक बायो एजेंट जो वेक्टर वेरुटेना को खाकर नष्ट कर देता है, किसान की हेल्प करता है, किसान को खरपतवारों से जो हानि होती है उन हानि को रोकने के लिए किसान की सहायता करता है। तो ये किसान के मित्र कीट हो गए, इनको किसान के मित्र कीट के किसी नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी बायो एजेंट में हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, मोथा का देख लिया। अब देखते हैं जलकुंभी का नियोकटिना ब्रूची नामक बायो एजेंट है जो जलकुंभी को है खत्म करता है। नियोकटिना ब्रूची, कौन सा? नियोकटिना ब्रूची जो जलकुंभी का है, जो श्रीलंका, शायद या तो कोई श्रीलंका हो या फिर अमेरिका होगा, अमेरिका से या तो श्रीलंका से आयात किया गया, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, या तो श्रीलंका से आयात किया गया है या फिर किया गया है अमेरिका से। और पहला फिर है नागफनी का, ये तो है श्रीलंका का, श्रीलंका से आयात किया गया है। ये किया गया है अमेरिका से और ये किया गया है ये कहां से, ये किया गया है मेक्सिको से, सॉरी, ये किया गया है मेक्सिको से, ये किया गया मेक्सिको से। पहला किया गया श्रीलंका से। नागफनी का जो बायो एजेंट है वो निकोटिना ब्रूची जलकुंभी का है जो श्रीलंका से आयात किया गया है। फिर इसमें डेक्टाइलोपियस ओपोन्सी जो नागफनी का बायो एजेंट है उसको श्रीलंका से आयात किया गया है। फिर है गाजर घास का जाइगोग्रामा बाइकल गट्टा जो गाजर घास का बायो एजेंट है। पिछला था वो लेंटाना कैमरा का था, वो मेक्सिको से 1921 में किया गया है। तो ये हो गए इनके बायो एजेंट, हो गए इनके, ये है बायो एजेंट जिनका उपयोग किसान खरपतवारों की हानि को बचाने के लिए, अर्थात खरपतवारों को, रोग कारकों को नष्ट करने के लिए, उनके प्लांटों को, पौधों को नष्ट करने के लिए इन मित्र कीटों का उपयोग करके वो इनका अर्थात उनको नष्ट करते हैं। तो अब बायो एजेंट के अंदर हमने ये 4 बायो एजेंट पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो ये क्वेश्चन आप नोट आउट कर लें। अब देखते हैं इन्हीं के अंदर हमने पढ़ चुके हैं, हमने 2 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। पहली यांत्रिक विधि होगी, फिर जैविक बायो एजेंट विधि होगी, अब केमिकल कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल। तो आपको ये पोस्ट दिखाई दे रही होगी, इसके नीचे दिया गया है वीड एंड ग्रास किलर, खरपतवार एंड घास नियंत्रण राउंड अप। तो ये केमिकल है, अर्थात इस केमिकल का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए
घासों की अधिकतर ऐसी प्रजाति होती है जो फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, अर्थात फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करके उनकी उपज को कम करती है। उनको खत्म करने के लिए भी रासायनिक अर्थात केमिकल कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो केमिकल कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं, केमिकल कंट्रोल के अंदर सर्वाधिक खरपतवार नाग, ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। सर्वाधिक खरपतवार नाशी, सर्वाधिक खरपतवार नाशी उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक खरपतवार नाशी की उपयोग किया जाता है धान में, ठीक है। सर्वाधिक कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है कपास में, सर्वाधिक खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है धान में, और सर्वाधिक कीटनाशियों का उपयोग किया जाता है कपास में। शाकनाशी है केमिकल कंट्रोल में पहले हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो या तो खरपतवारों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं। अर्थात हर्बिसाइड वे होते हैं या तो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को प्रभावित कर देते हैं। जिस प्रकार अगर मान लो कोई खरपतवार है उसमें हम हर्बिसाइड उपयोग कर रहे हैं, तो कोई खरपतवार हर्बिसाइड उपयोग कर रहे हैं तो पहले उसकी ग्रोथ रुक गई। पहले बेस पर ये देखते हैं कि मान लो खरपतवार की ग्रोथ रुक गई तो हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ गई, तो वो खरपतवार नीचा रह गया और हमारी फसल ऊपर उठ गई, तो उस समय में वो खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे पूर्णतः प्रकाश का सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो अपनी मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं कर सकेगा, तो वो पूर्णतः ही नष्ट हो जाएगा। फिर अगर मान लो ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जिनकी थोड़ी अधिक मात्रा उपयोग करने पर वो खरपतवार पूर्णतः ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता है कि वो पूर्णतः ही खत्म हो जाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये हो गया शाकनाशी हर्बिसाइड। वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी अगर क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है। विश्व में शाकनाशी के रूप में सर्वप्रथम 2,4-D का उपयोग किया गया था, अर्थात विश्व में सर्वप्रथम शाकनाशी का उपयोग 2,4-D के रूप में किया गया। सर्वप्रथम 1944 में अमेरिका ने खोजा और 1946 में भारत में इसका परीक्षण हुआ। भारत ने इसका उपयोग 1946 में किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, तो ये भी आप ध्यान रख ले। अब देखते हैं रासायनिक केमिकल कंट्रोल में आगे देखते हैं कि शाकनाशियों का हर्बिसाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, शाकनाशियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो शाकनाशी दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक शाकनाशी। पहले देखते हैं हमने सिलेक्टिव हर्बिसाइड, पहले देखते हैं सिलेक्टिव या वर्णनात्मक शाकनाशी। ये वे रसायन है अर्थात वे केमिकल है जो किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हैं, अर्थात वर्णनात्मक सिलेक्टिव। सिलेक्टिव से आप समझ आते हैं कि सिलेक्ट करता है, न कि हम सिलेक्ट करवाते हैं, ये सिलेक्ट करता है। जैसे अपनी जाति मान लो पहले ये सिलेक्टिव जैसे कोई प्रमुख खरपतवारों को ही सिलेक्ट करता है, ऐसे नहीं कि किसी भी खरपतवार को मार देगा, ऐसा नहीं होता। ये हर्बिसाइड प्रमुख है, जैसे फसल और खरपतवारों में हम छिड़क दिया तो ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये केवल नुकसान पहुंचाएगा खरपतवारों को। तो ये क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड। वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं, जैसे 2,4-D होता है। जैसे गेहूं में चौड़ी पत्ती, जो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, न कि ये गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये 2,4-D केवल चौड़ी पत्ती वाली ही खरपतवार को नुकसान पहुंचाता है। बेसालिन, बेसालिन का दूसरा नाम है फ्लूक्लोरोलिन। ये भी आपको व्यवसायिक नाम भी पूछ सकता है। व्यवसायिक नाम पर हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से व्यवसायिक नाम की हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से व्यवसायिक नाम की पद्धति अर्थात व्यवसायिक नाम की जो लिस्ट है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। पहला हो गया 2,4-D वर्णनात्मक 2,4-D बेसालिन, जिसे फ्लूक्लोरिन के नाम से जाना, एट्राजिन, आइसोप्रोटोयूरोन, सीमाजिन आदि, अर्थात ये वर्णनात्मक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि सिलेक्टिव खरपतवारों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, न कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण यही मान सकते हैं। 2,4-D का उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है और गेहूं में करते हैं। गेहूं को नुकसान न पहुंचा के चौड़ी खरपतवार वाले पौधों को ही नष्ट करते हैं। अब देखते हैं अवर्णनात्मक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, अवर्णनात्मक शाकनाशी। अवर्णनात्मक शाकनाशी इनका प्रयोग फसल में नहीं करते क्योंकि यह खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर सकते हैं। अर्थात पहला तो हो गया कि वो पहला फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पहला खरपतवार फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और दूसरा अवर्णनात्मक अगर इनका उपयोग फसलों में कर देते हैं तो ये खरपतवार को नष्ट करने के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देता है। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं। इनका उपयोग बंजर भूमियों, औद्योगिक परिसरों, सड़क व नहरों के
अर्थात अवर्णात्मक का उपयोग बंजर भूमियों में किया जाता है, क्योंकि वहां उपयोगी भूमि तो होती नहीं है, क्योंकि वहां उपयोगी तो फसल लगाते नहीं, क्योंकि बंजर भूमि में उपयोगी फसल तो उगती नहीं। इसलिए वहां बंजर भूमियों में, औद्योगिक परिसरों में, सड़क व नहरों के किनारे बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग कौन से खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ ये इसका उत्तर है, इसका उपयोग बहुवर्षीय खरपतवारों को खत्म करने के लिए भी किया जाता है, जैसे डाइकोवाल्ट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। ये एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, ये आप अलग पेन या डिफरेंट नेम डिफरेंट कलर से लिख लें, डाइकोवाल्ट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। अब पढ़ते हैं हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, उसी के अंदर सेकंड पढ़ते हैं केमिकल में। सेकंड क्लासिफिकेशन है संपर्क शाकनाशी व रूपांतरित स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी व रूपांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, अर्थात कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ये खरपतवार नाशी रसायन उसी भाग पर प्रभाव छोड़ते हैं जो भाग इनके संपर्क में आता है, अर्थात ये खरपतवार ऐसे होती हैं जिस भाग पर, जैसे इन खरपतवारों का उपयोग रिचके के अंदर अमरबेल लगती है। पहला है संपर्क शाकनाशी, जैसे रिचके के अंदर अमरबेल लगती है, तो अगर मान लो रिचके के अंदर अमरबेल लगती है तो वो कुछ मान लो दूरी पर छोड़ के लगती है, मान लो 10 मीटर यहाँ लग गई, बीच में 20 मीटर की जगह होगी तो 10 मीटर आगे लगी, तो हम रिचके के अंदर पैराक्वाट और डाइक्वाट का उपयोग करते हैं। तो पूरे रिचके की फसल में पैराक्वाट डाइक्वाट का उपयोग नहीं करते, क्योंकि अगर रिचके के अंदर पूरी फसल में पैराक्वाट और डाइक्वाट का उपयोग कर देंगे तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। और रिचके की फसल ऐसी होती है जिनका उपयोग हम चारे के लिए करते हैं, तो उसके 3 या 4 बड का उपयोग, अर्थात 3 या 4 बार बड लगाकर इसका उपयोग करते हैं। तो पहले बड में अमरबेल लग गई, पहले बड में रिचके के ऊपर अमरबेल लगी, तो मान लो 10 मीटर में अमरबेल लगी है, 20 मीटर में दूरी पड़ी है, तो पहले 10 मीटर में हम उस पैराक्वाट या डाइक्वाट का छिड़काव कर देंगे, तो हमारी अमरबेल के साथ साथ हमारा रिचका भी खराब नष्ट हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। तो उसी अवस्था में रिचका, अमरबेल तो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, लेकिन रिचका दोबारा फूट जाता है, क्योंकि रिचके के ऊपर अमरबेल होती है, तो पूर्णतः हम पैराक्वाट डाइक्वाट उस रिचके को स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात उसके कांटेक्ट में नहीं आता, तो रिचका काफी हद तक बच जाता है। और उसे अनुकूल परिस्थितियों मिलने के बाद वह हमारे दूसरे बड में, अर्थात पहली बड तो हम उसका जो अमरबेल नहीं लगी उसका बड ले लेते हैं, लेकिन जब संपूर्ण फसल का हम बड लेते हैं तो दूसरे बड में वो उसी पहले बड लिया था उसी बड के समान समरूप प्राप्त हो जाता है। तो इसका संपर्क शाकनाशी का उपयोग हम रिचके के अंदर अमरबेल को रोकथाम करने के लिए किया जाता है, अर्थात जो इसके संपर्क में आता है उसी को ही नष्ट करता है। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण अमरबेल वो रिचका वाला हो गया। इसके अंदर पैराक्वाट डाइक्वाट होता है। अब देखते हैं स्थानांतरित शाकनाशी, ट्रांस कोलेक्टेड हर्बिसाइड। स्थानांतरित शाकनाशी यह प्रत्येक अंग में फैलकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, अर्थात परफेक्ट डायरेक्ट अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पत्तियों पर छिड़कने से प्रभाव जड़ों तक होता है, अर्थात पत्तियों पर छिड़क देते हैं तो इनका प्रभाव जड़ों तक होता है, जैसे 2,4-D आइसोप्रोटोयूरोन, ग्लाइफोसेट आदि। अर्थात स्थानांतरित शाकनाशी वे होते हैं जो परफेक्ट प्रभाव दिखाते हैं। अगर पत्तियों पर हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा पत्तियों पर ही लगा दिया, तो वो पूरा जड़ तक आपका प्रभाव दिखा देता है। जैसे 2,4-D, अगर 2,4-D हमने कपास के अंदर उसकी एक पत्ती पर, ऊपरी सिरी पत्ती पर हमने डाल दिया तो वो पूरे पौधे को नष्ट कर देता है, तो वो हो गया स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाता है। 2,4-D कपास के लिए एक अच्छा स्थानांतरित हर्बिसाइड है, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। इनके एग्जांपलों के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। जैसे हमने छोटी पत्ती वाले खरपतवारों में अगर मान लो उस पत्ती के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी परत पर थोड़ा सा 2,4-D लगा दिया तो वो पूरे पौधे को जलाकर नष्ट कर देगा। अब पढ़ते हैं प्रयोग विधियों के आधार पर। हमने इसे 3 वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। अब तीसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तीसरा वर्गीकरण प्रयोग विधियों के आधार पर, प्रयोग विधियों के आधार पर मृदा सक्रिय शाकनाशी, सोइल एक्टिव हर्बिसाइड, सोइल एक्टिव हर्बिसाइड, इनका प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है, अर्थात इनका उपयोग फसल की बुआई करने से पूर्व किया जाता है, बुआई करने से पूर्व किया जाता है, या खरपतवारों के अंकुरण अवस्था में मृदा में मिलाकर, या खरपतवारों की जो अंकुरण अवस्था होती है उसमें मृदा में मिलाकर करते हैं, जैसे एट्राजिन, एलाक्लोर,
फ्लूक्लोरोलिन, पेंडिमेथिलिन, ये इनके एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। इनकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल ही इनके महत्वपूर्ण है। मृदा स्क्रिय शाकनाशी, इनका उपयोग फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है या बुआई के समय मृदा में मिलाकर अंकुरण, खरपतवार के अंकुरण के समय मृदा में मिलाकर इनका उपयोग किया जाता है। एट्राजिन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन, पेंडिमेथिलिन। प्रयोग विधियों के आधार पर पहला मृदा स्क्रिय शाकनाशी हो गया। अब इसी के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट पत्तर स्क्रिय शाकनाशी। पत्तर स्क्रिय शाकनाशी, पत्तर स्क्रिय शाकनाशी, इनका प्रयोग सीधे पौधे पर पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। पत्तर, नाम से ही पता चल रहा है, पत्तर स्क्रिय शाकनाशी, इनका प्रयोग पौधे के सीधे पौधे पर पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। उदाहरण 2,4-D, पैराक्वाट, डाइक्वाट, सल्फ्यूसल्फोरोन, आइसोप्रोटोयूरोन और पिनोक्साडेन, पिनोक्साडेन। अब देखते हैं प्रयोग करने के समय के आधार पर, प्रयोग करने के समय के आधार पर, प्रयोग करने के समय के आधार पर अब इनका देखते हैं वर्गीकरण। प्रयोग करने के समय के आधार पर बुआई या रोपाई से पूर्व, प्री सोइंग स्टेज, यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, शायद अब की बार भी आपसे पूछ ले। प्री सोइंग स्टेज, दलहनी, तिलहनी फसलों में फ्लूक्लोरोलिन 1 किलोग्राम मात्रा बुआई से पहले 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर मृदा में प्रति हेक्टर छिड़काव करना। उदाहरण है एलाक्लोर, ट्राइफ्लूरेलिन आदि। अर्थात प्री सोइंग स्टेज, इनका उपयोग दलहनी, तिलहनी फसलों में फ्लूक्लोरोलिन की 1 किलोग्राम मात्रा बुआई से पहले, प्री सोइंग टाइम अर्थात बुआई से पहले इनका उपयोग किया जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण है एलाक्लोर, ट्राइक्लोफ्लुलेरिन, ट्राइफ्लुलेरिन। तो अब देखते हैं प्रयोग समय के आधार पर, पहला है बुआई से या रोपाई से पूर्व, प्री सोइंग स्टेज। अब नेक्स्ट है बुआई के बाद अंकुरण से पहले, अर्थात बुआई के तो बाद अंकुरण से पहले, बुआई के बाद अंकुरण से पहले, बुआई के बाद अंकुरण से पहले, प्री एमरजेंसी स्टेज। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों में एट्राजिन 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर व सभी तिलहन व दलहन में पेंडिमेथिलिन 700 ग्राम 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अंकुरण से पहले प्रयोग करते हैं। बुआई के बाद अंकुरण से पहले, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले तो ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों में एट्राजिन 50 किलोग्राम, एट्राजिन 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर व सभी तिलहन व दलहनों में पेंडिमेथिलिन 700 ग्राम 1 kg को 1 हेक्टर की दर से अंकुरण से पहले प्रयोग करते हैं। तो इनका उदाहरण होंगे एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर आदि, ये इनके प्रमुख एग्जाम्पल है। अंकुरण के बाद पहले अंकुरण से परी सोविंग टाइम पढ़ लिया, और अंकुरण के बाद बुआई के बाद अंकुरण से पहले पढ़ लिया। अंकुरण के बाद अब पढ़े हैं अंकुरण के बाद। इनका उपयोग अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं, जैसे आइसोप्रोटोयूरोन, प्रोपिलीन, सल्फोसल्फ्यूरोन आदि। आइसोप्रोटोयूरोन, प्रोपिलीन, सल्फोसल्फ्यूरोल, एमेजिथापायर आदि। हमने इनको 3 भागों में पढ़े। अब देखते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट ले बाई प्रयोग। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो कंपटीशन में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो आपकी बोर्ड परीक्षा एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। ले बाई प्रयोग क्या होता है, ले बाई प्रयोग क्या होता है? तो इस विधि का प्रयोग खड़ी फसल में आखिरी निराई गुड़ाई, अर्थात हमारी खड़ी फसल है उसमें जो हम आखिरी निराई गुड़ाई के बाद किया जाता है। उदाहरण गेहूं में निराई गुड़ाई के बाद 2,4-D का उपयोग करना, अर्थात आखिरी निराई गुड़ाई के बाद केमिकल कंट्रोल कर खरपतवारों को नष्ट करना ही ले बाई उपयोग कहलाता है। ले बाई उपयोग कहलाता है। तो ये हमने खरपतवारों का क्लासिफिकेशन, खरपतवारों की विधियां, खरपतवारों को कंट्रोल करने की विधियों के बारे में हम पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं ले बाई उपयोग हम पढ़ चुके हैं।
यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि विभिन्न खरपतवारों से फसल की उपज में कमी होती है, अर्थात ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर खरपतवार लग जाए तो उस खरपतवार लगने से फसल में कितना प्रतिशत हानि होती है। तो पहला है कपास। कपास में खरपतवार का प्रकोप होने से 48% हानि होती है, अर्थात उपज में 48% हानि देखने को मिलती है। अगर चुकचुंदर में खरपतवार का प्रकोप हो जाए तो 73% उपज में हानि होती है। गेहूं में हो जाए तो 34%, आलू में हो जाए तो 25%, गाजर में 73%, मक्का में 40%। ये भी आपसे डाटा पूछे तो पूछ सकता है, यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तो ये भी डाटा आप अच्छी तरीके से लिख लें। अगर गन्ना में खरपतवार का प्रकोप हो जाए तो 35% हानि भुगतनी पड़ती है। प्याज में हो जाए तो प्याज में अगर खरपतवार का उपयोग हो जाए तो लगभग 70% हानि होती है। और सर्वाधिक खरपतवार प्याज की ही फसल में होते हैं, अर्थात सर्वाधिक सभी फसलों से अधिक जितनी भी फसल है उनमें सर्वाधिक अर्थात सर्वोपरि खरपतवार का प्रकोप 100% प्याज में ही होता है, अर्थात सर्वाधिक खरपतवार प्याज में ही लगते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। खरपतवारों का प्रसार, अर्थात खरपतवारों का प्रसार किस किस प्रकार से होता है, तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जामिनर कि खरपतवारों का प्रसार होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे बीज द्वारा विस्तार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, बीज द्वारा विस्तार होता है। दूसरा वायु द्वारा आग का पौधा होता है, उदाहरण है आग के पौधे के ऊपर एक पुष्प, उसका जो भाग होता है वो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अगर वो कहीं मृदा में गिर जाए, अर्थात उसे अनुकूल क्लाइमेट मिल जाए, तो उस समय वो वहां अंकुरित हो जाता है और अपना नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। तो वायु द्वारा जो खरपतवारों का प्रसार होता है उसे एनीमोचेरी कहते हैं। वायु द्वारा जो खरपतवारों का विस्तार होता है उसे एनीमोचेरी कहते हैं, और इसका प्रमुख उदाहरण है आग। इसके बाद में जल द्वारा खरपतवारों का प्रसार होता है, जो जलकुंभी होता है, इसका प्रमुख उदाहरण जलकुंभी है, उसे हाइड्रोचोरी कहते हैं। पहला एनीमोचेरी वायु द्वारा, जल द्वारा हाइड्रोचेरी। और पशु पक्षियों द्वारा अगर पशु पक्षियों द्वारा होता है तो उसे एपीजूचोरी कहते हैं। अगर मान लो किसी पशु के बाह्य शरीर के माध्यम से कोई खरपतवार एक भाग से दूसरे भाग से चला जाता है, कोई खरपतवार एक भाग से दूसरे स्थान से चला जाता है तो एंडोजूचोरी कहते हैं। अगर मान लो किसी भी जानवर या पशु के खरपतवार उसकी बाह्य शरीर से चिपकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे एंडोजूचोरी कहते हैं। मानव द्वारा प्रसार, अर्थात मानव द्वारा खरपतवारों का प्रसार एंथ्रोपोचोरी कहते हैं। कीटों व चींटियों द्वारा मायर मेकोचोरी भी कहते हैं। तो ये हो गया खरपतवारों का प्रसार। किन किन माध्यम से खरपतवारों का प्रसार होता है, जिन माध्यम से खरपतवारों का प्रसार होता है उन माध्यम को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे वायु द्वारा एनीमोचेरी होता है, वायु द्वारा एनीमोचेरी, जल द्वारा हाइड्रोचोरी, पक्षियों द्वारा एपीजूचोरी। और अगर किसी पशु के बाह्य शरीर पर कोई खरपतवार लगकर एक स्थान से दूसरे स्थान से चला जाता है उसे एंडोजूचोरी। मानव द्वारा एंथ्रोपोचोरी, और कीटों व चींटियों द्वारा मायर मेकोचोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब पढ़ते हैं ये टॉपिक, हमने पढ़ा प्रसार पढ़ लिया खरपतवारों का। अब है वानस्पतिक भागों द्वारा, अर्थात खरपतवारों का वानस्पतिक भागों, किन किन भागों से खरपतवारों का प्रसार होता है, अर्थात जैसे कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा खरपतवारों का प्रसार होता है। पुष्प कलिका द्वारा गाजर घास का प्रसार होता है। पुष्प कलिका के द्वारा गाजर घास का प्रसार होता है, अर्थात पुष्प कलिका के द्वारा गाजर घास का प्रसार होता है। ऊपरी भूस्तरी से दूब घास का, ऊपरी भूस्तरी एक अंतर भूस्तरी होता है, वो हम एंड में देखेंगे। ऊपरी भूस्तरी होता है दूब द्वारा, दूब का प्रसारण ऊपरी भूस्तरी द्वारा था। प्रकंद के द्वारा बुरु व कांस का वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, तो वो प्रकंद के द्वारा इनका प्रसार होता है। तीसरा बल्लभ द्वारा, जंगली प्याज का बल्लभ द्वारा प्रसार होता है। तने के टुकड़े से अमरबेल का प्रसार होता है। और अंतर भूस्तरी और ऊपरी भूस्तरी, अंतर भूस्तरी वो होता है जो जमीन के चिपक के चले, अर्थात ये कोई मान लो सरफेस है हमारी,
अगर यहाँ से चिपक के चले वो होता है अंत ऊपरी भूस्तरी, वो होता है ऊपरी भूस्तरी। और अंत भूस्तरी अगर कोई भी खरपतवार क्षैतिज वृद्धि करे, भूमि में क्षैतिज वृद्धि करे, ऐसे जैसे जड़ों का जाल बना लेता है, वो होता है अंत भूस्तरी। आज का ये हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था जो हमने खरपतवार कंप्लीट कर लिया। तो हम खरपतवारों को 3 भागों में पढ़ चुके हैं, अर्थात खरपतवार की हमारी 3 लेक्चर हुए हैं। तीनों लेक्चर में संपूर्ण हमने अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर कोई फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पहल एजुकेशन या फिर इंस्टाग्राम आईडी पहल एजुकेशन के माध्यम से आपका कमेंट या वीडियो के माध्यम से कमेंट हमें पास करके बता सकते हैं कि आपसे ये गलती हुई, आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये नहीं करवाया। तो उसके जो जितना भी हमसे बचा है, शायद बचा नहीं है, व्यवसायिक नाम एक टॉपिक खरपतवारों के व्यवसायिक नाम बचा है, उनकी मात्रा बची है कि कितनी कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है, वो आपको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्योंकि वो ओनली फॉर उन्हें याद तो नहीं कर सकते, वो रटने वाली चीज है, उन्हें कितना ही पढ़ लो याद नहीं होगी, आप उन्हें केवल रट ही सकते हैं। तो वो हम उनकी एक सारणी बना के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे या आपको कोई टॉपिक नहीं समझाए तो उसे दोबारा बता दो, आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि ये टॉपिक समझे, तो हम उसे दोबारा बता देंगे। अर्थात उसके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाउट कलेक्शन लेके आपके बीच में जरूर आएंगे। ये नहीं कि हम भी हमारी कमजोरी ढूंढते थे, हमें ना पता लगे हमारी कमजोरी, शायद आपको पता लग जाए, तो वो कमजोरी आप जरूर बताया करो ताकि हमें भी पता हो कि हम कहाँ कहाँ गलती करे हैं। उन गलतियों को सुधार कर हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अर्थात आपको इनसे अच्छा समझा सकते हैं। और आप इस चैनल को तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दें और आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का क्लिक जरूर करें। तब तक जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।